पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोला है? डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। अब नीचे तुम्हें एक नेटवर्क दिख रहा है, मुझे बताओ ये नेटवर्क किसकी तरह लग रहा है तुमको? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? नहीं सर, बीच में। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस जानने का तरीका होता है रेशियो का। गैल्वेनोमीटर। हाँ, नहीं, रेशियो। गैलोमीटर की जगह रेजिस्टेंस है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मेन जानना होता है रेशियो का। अगर रेशियो सेम आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, नहीं तो नहीं है। जैसे 10/5 कितना होता है? 10/5 2। और 5/10 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब बीच वाली वायर में करंट फ्लो होगा। अगर रेशियो सेम आता तो हम क्या बोल देते? बीच वाले वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो अभी इसका हम करंट देखते हैं कौन सा। समझो हमने यहाँ पे करंट जो पास किया है वो पास किया, समझो आई करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को नाम देते हैं हम I1 और दूसरे को नाम क्या देंगे? I2। ठीक है, एक I1 दूसरा I2। जो I1 जाएगा समझो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको नाम देते हैं I3 और यहाँ हो जाएगा I1 माइनस I3। और नीचे नीचे I3 आया I2 आया, मिलके क्या बन जाएंगे? I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3 और ये I1 माइनस I3 अगर मिल जाते हैं तो ये सर्किट क्या बन जाएगी तुम्हारी? I1 प्लस I2। ये बन जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2, यानी वापस I बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने को एक बात तो कंफर्म दी हुई है कि जो I है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, I1 प्लस I2। ठीक है, और इसमें हमें नाम दे देते हैं यहाँ पे। समझो यहाँ पे नाम देते हैं हम A, ऊपर B, C नहीं, यहाँ नहीं देते, यहाँ देते हैं C, इसको नाम नीचे देते हैं D, बाहर लेते हैं E और ये लेते हैं F। ठीक है, अब पूरा ध्यान। नाउ टेक लूप लेते हैं एक ABDA। देखा ABDA लूप? यस सर। तो A से B में लिख सकते हैं -10I1। 10I1, फिर -5I3 और D से A में जाएंगे तो क्या आएगा? +5I2 इज इक्वल टू 0। पता चला? या इसको हम लिख सकते हैं -2I1 -I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कॉमन निकाले? 5 कॉमन निकालिए सब में से। ठीक है, अब नाउ टेक लूप BCDB। BCDB, चलो BCDB लेते हैं। B से C क्या आएगा बोलो? -5I1 -I3। ठीक है, फिर B से C से D क्या आएगा? +10I2 प्लस I3 और D से B क्या आएगा? +5I3। पता चला? इज इक्वल टू 0। 5 निकल जाएगा तो बचेगा -I1 -I3। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं अंदर अंदर पावर्स मिला के। ठीक है, हाँ देखो -5I1 आएगा, अच्छा I3 कितने आएंगे? +5I3 +10I3 +5I3 20I3 आएंगे।
और I2 कितने आएंगे? 10 I2 आएंगे। पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे? तो इसको लिख सकते हैं -I1 प्लस 4I3 प्लस 2I2। पता चला सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और लूप लेते हैं। नाउ टेक लूप ले लेते हैं। कौन सा? ADCEFA लिखा, बाहर वाला लूप है। चलो A से D क्या आएगा? -5I2। D से C आएगा -10I2 प्लस I3। फिर बाहर बैटरी में आएगा +10, और यहाँ क्या आएगा? -10I, लेकिन I तो लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2। I की जगह क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। अब मुझे बताओ I2 कितने हैं? 5I2, 10I2, 15I2 माइनस में हुए, या -10I2 और है तो 25I2 होंगे। 25 I2. चलो I3 कितने हैं? 10। अच्छा, इसके अलावा नहीं है सर बचा इसके कौन? अलावा. अच्छा, I1 10 इज इक्वल टू -10। ये जो +10 है वो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस तो कॉमन निकालेंगे, 5 भी कॉमन निकालेंगे, बचेगा 5I2, 2I3, 2I1 इज इक्वल टू 2। पता चला? ये इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब तुम्हें तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? दो इक्वेशन करके करना पड़ेगा ना। पहले 3 1 करेंगे तो हमको I2 I3 मिलेगा, और सर 1 और 3 का एलिमिनेशन, मतलब एडिशन करेंगे तो कट तो हो जाएगा. I1 निकल जाएगा, लेकिन I3 I2 दोनों हाँ बचेंगे, सर. ठीक है ना? तो उनके हाँ. बीच में, अच्छा, और अगर 1 2 में करें तो कुछ मिलता है 1 2 में? तो भी सर 2 टर्म बचेंगे. लेकिन इक्वल 0 है तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा ना। हाँ सर. तो हम, लेकिन 1 2 में हमको पहले यहाँ जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन subtract equation 2 from फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस I1 को करेंगे, 2. हाँ नहीं, I1 को नहीं, हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 निकलेगा। I2. हाँ. तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, पहले इसको डबल कर देते हैं, यानी क्या मिलेगा यहाँ पे? तो इसको मिलेगा तुम्हें -4I1 -2I3 प्लस 2I2, और नीचे रखेंगे सेकंड इक्वेशन -I1 प्लस 4I3 प्लस 2I2। लेकिन हम लोग नीचे वाली इक्वेशन को साइन उल्टी कर देंगे, तो क्या बचेगा? तो वैल्यू बचेगी तुम्हारी -4I1 और +I1, तो -3I1 बचेगा।
इसके अलावा 2i2 कैंसिल होगा, -6i3 -6i3 इज इक्वल टू 0। फिर ये उस तरफ जाएगा तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। क्या बचेगा बोलो? i1 इक्वल्स टू बचेगा तुम्हारा -2i3, इतना बचेगा। i1 इक्वल्स टू बचेगा -2i3। सो i1 में i3 तो तुम्हें मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। चलो एक रिलेशन ये आ गया तुम्हारा, i1 i3 का रिलेशन आ गया। अब अगर हम कोई और रिलेशन ला दें, जैसे इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 3 और 1 को ऐड कर दें। पूरा ध्यान। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अगर 1 और 3 का ऐड करेगा तो किसके बीच में रिलेशन आएगा? i1 निकल जाएगा ना, I2 और I3 के बीच। हाँ, तो 1 में देखो 2i1 जाएगा, -i3 और 2i3 तो सिर्फ i3 बचेगा, और i2 + 5 6i2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर मैं i2 को सब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे तो मिलेगा 6i2 इज इक्वल टू 2 - i3, और i2 क्या बन जाएगा, 2 - i3 अपॉन 6। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। समझ में आई बात यहाँ तक? तो देखो i1 में i3 के फॉर्म में आ गया, i2 भी i3 के फॉर्म में आ गया। अब हम इक्वेशन 1 लेंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दें। पूरा ध्यान। पुट 4 and 5 in equation 1। चलो 1 इक्वेशन कौन सी थी, -2i1, i1 की जगह -2i3, -i3 प्लस i2, i2 की जगह 2 - i3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। चलो ये हो जाएगा +4i3 -i3 प्लस 2 - i3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4i3 -4i3 -i3 3i3 3 6 जा 18i3 इज इक्वल टू 0। 18 - 17i3 इज इक्वल टू -2। तो i3 जो है वो आएगा -2/17। i3 मिल गया हमको। अच्छा, i3 मिल जाएगा तो हम लोग अब कौन सा फाइंड करेंगे, I1 पुट वैल्यू ऑफ i3 इन 4th and 5th, 4th and 5th में डाल देंगे। ठीक है, चलो 4th और 5th में डालेंगे तो क्या मिलेगा बोलो। 4th में क्या है, i1 इज इक्वल टू -2, i3 की जगह -2/17, तो ये प्लस हो जाएगा, 4/7। एम्पियर लगाना, इसमें भी लगाना। चलो i1 मिल गया। फिर i2, 2 - i3 माइनस में डिवाइड बाय 6, माइनस माइनस प्लस 17 2 जा 34 34 प्लस 2 36। 36/7। ये कितना बन जाएगा, 6/17 एम्पियर। ये मिल गया i2 हमको। क्लियर?
चलो Yes. ये हमको I2 भी मिल गया, ऊपर हमें I1 भी मिल गया। हमें पूछा है हर एक ब्रांच में से करंट। हर एक ब्रांच में से क्या फाइंड करना है हमको? करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ फाइंड करते हैं करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का करंट। चलो करंट इन ईच ब्रांच की बात करते हैं हम लोग। तो ब्रांचेस देखो, सबसे पहले बात करते हैं ए बी। तो ए बी में कितना करंट होगा? I1, और I1 हमको क्या मिला? 4/17। चलो फिर बी सी में लाइन में से I1 I1 माइनस minus I3। I3. I1 है 4/17 माइनस माइनस प्लस 2/17, तो ये कितना हो जाएगा? 6/17। समझ में आई सबको बात? फिर एडी लाइन, एडी लाइन में है I2, I2 कितना है? 6/17। चलो उसके बाद है डीसी लाइन। बोलो डीसी लाइन में कितना है? I2 प्लस I3। I2 6/17, I3 माइनस में है, ये कितना आएगा? 4/17। और उसके बाद बस में कौन सी लाइन? EF लाइन बची। EF नहीं, पहले BD लाइन। तो BD लाइन में कौन है? I3 है माइनस 2/17, और दूसरी कौन सी लाइन है? EF। EF में टोटल है I मतलब I1 प्लस I2। I1 4/17 और I2 6/17, टोटल कितना हो जाएगा? 10/17। और यहाँ पे देखो जो BD लाइन है उसमें नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि हमने जो डायरेक्शन यहाँ रखी हुई है एक्चुअल में वो डायरेक्शन नहीं होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मतलब नीचे वाले जाने वाली डायरेक्शन नहीं होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? ऊपर जाने वाली। क्लियर? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, ये कंप्लीट हुआ। अब हम 9 की तरफ जाएंगे। पूरा ध्यान नंबर 9 पे। क्या बोला नंबर 9? In a meter bridge, the balance point is found to be 39.5 centimeter from end A when the resistor Y is of 12.5 ohm. Y नीचे तुम्हें डायग्राम दिख रहा है? Y मतलब तुम्हारा R2 हुआ और X तुम्हारा क्या हुआ? R1, ठीक है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी है मीटर ब्रिज के लिए, तुम्हें याद होगी, R1/R2 इज इक्वल टू, याद है, L1/100 L1 upon L2. माइनस, हाँ इसको 100 माइनस L2, L1 बोलते हैं। इसमें R1 जो है वो X है, R2 वो Y है, Y दिया है 12.5। L1 हमको बोला कहाँ मिला है? 39.5 पे मिला है। तो बोलो 100 माइनस L1 क्या आएगा? 60.5। 60.5. चलो इसको डिवाइड करो इंटू 12.5 करो, कितना आंसर आता है? करो 39.5 अपॉन 60.5, 8.16. 8.16 ओम। क्लियर? तो x की वैल्यू मिलेगी 8.16 ओम। यहाँ तक कोई डाउट? आगे पूछा है No, why are the sir. connection between resistor and Whitson meter bridge made of thick copper strips? ये बोला why are the connections between resistors in Whitson और meter bridge made of thick copper strips? ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले, दे आर कॉल्ड थिक कॉपर स्ट्रिप्स। बोला ये क्यों यूज करते हैं? तो थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम मिले। टू मेक मिनिमम रेजिस्टेंस
connection we use thick copper strips. remember thick copper मतलब thick copper strips, थिक का मतलब होता है एरिया बड़ी, और हमने पढ़ा हुआ है कि बड़ी एरिया जो होती है उससे रेजिस्टेंस कम से कम मिलता है, पता है बात? क्योंकि R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है याद है? रो L अपॉन A। जितना एरिया बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम से कम, मतलब इन वायर्स का रेजिस्टेंस कम से कम हो इसलिए थिक यूज करते हैं। गॉट इट? सबको समझ में आया? अच्छा ये सेकंड नहीं था, ये फर्स्ट ही था, फर्स्ट का। अच्छा आगे सेकंड में क्या पूछा है, पढ़ो सेकंड नंबर। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y इंटरचेंज्ड। अगर x इस तरफ y इस तरफ आ जाए तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो फॉर्मूला बन जाएगी y अपॉन x इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। y अपॉन x इसलिए दोनों इंटरचेंज हो गए। y की वैल्यू कितनी थी? 12.5, x की वैल्यू 8.16, L1 अपॉन 100 माइनस L1। अच्छा 12.5 8.16 का डिवाइड करो कितना आता है? 12.5 1.53 1.53 इंटू 100 1.53 ना? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा ये प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा 153 और ये हो जाएगा 2.53 L1। तो बोलो तो करो तो 153 अपॉन 2.53 कितना आता है? बोलो। 60.47 60.47 60.475 लिख देते हैं, क्योंकि सिंबल बाय इंटरचेंज होगा तो पहले 39.5 था बैलेंस पॉइंट, अब 60.5 हो जाएगा, बस 100 में से माइनस हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। अच्छा उसके बाद क्या पूछा है दूसरा लास्ट वाला पॉइंट, व्हाट हैपन इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट? बोला हुआ है अगर गैलोमीटर को बैटरी के साथ टच करेंगे तो गैलोमीटर कोई करंट दिखाएगा। फिर से तो क्या बोला है, व्हाट हैपन इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट पे वो इंटरचेंज हो जाए, व्हाट वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट? तो बोलेंगे नहीं, गैलोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ स्टेटमेंट तुम्हें एक बार लिखनी है, ये लिख लो पूरा अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 था, अब हम 10 नंबर करेंगे। नंबर 10 इसका सॉल्व पढ़ाया। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। A storage battery of EMF 8 volt, EMF E दिया है 8 volt, and internal resistance दिया 0.5, small r दिया है तुम्हें 0.5 ohm, being charged by 120 volt DC supply, voltage दिया 120 volt DC supply, charge करें इसको using series resistor, capital R दिया 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery? बैटरी का terminal voltage फाइंड करना है during charging. What is the purpose having series in the charging circuit? तो सबसे पहले हम चार्जिंग करंट फाइंड करेंगे। चार्जिंग करंट हम ऐसा फाइंड करते हैं, E इज इक्वल टू, ये मैंने तुम्हें बैटरी में सिखाया था, तो लीड स्टोरेज बैटरी थी उसमें 120 माइनस 8 अपॉन 15.5 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 112 अपॉन 16। तो 112 अपॉन 16 कितना आता है? 112 अपॉन 7 7
चलो 7 एम्पियर करना आ गया। फिर हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज चार्जिंग के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाली, V डैश इज इक्वल टू E प्लस आई आर। चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। E दिया है 8, I 7, स्मॉल r दिया है तुम्हें 0.5, तो ये 8 प्लस 3.5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11.5 वोल्ट। ठीक है, लिख लो फास्ट। 11.5। हाँ लिख लो फास्ट। लास्ट में यहाँ पे ये भी चीज पूछी हुई है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। भाई ये जो आर है ना, ये इसको सीरीज रजिस्टर बोलते हैं, क्यों लगाते हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था फॉर सेफ्टी पर्पज। सेफ्टी पर्पज मतलब अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मतलब हम क्या लिखेंगे, टू कंट्रोल द चार्जिंग करंट we use series resistance। याद रहेगा इतना?